Students, now we will be studying the 6th lesson of your 10th standard Kumar Bharati textbook. Chapter's name is Science and Spirituality. Part 1. We often witness conflict between two groups of people, one that believes in science and the other that believes in religion. हम अक्सर ये देखते हैं कि झगड़ा होता है दो ग्रुप के लोगों में, एक जो विज्ञान में विश्वास करते हैं और जो दूसरे जो धर्म में विश्वास करते हैं. डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, दिस इज अनडिस्प्यूटेबल, बट ही वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट फैक्ट एंड फेथ कैन टुगेदर क्रिएट अ बेटर प्लैनेट. ही वंस टोल्ड मी साइंस एंड फेथ मस्ट कोएग्जिस्ट फॉर द ह्यूमन गुड. जो डॉक्टर कलाम थे वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, ये अनडिस्प्यूट, इस पे डिबेट नहीं हो सकता. पर उन्हें ये भी लगता था कि फैक्ट और फेथ यानी विश्वास साथ में एक अच्छा प्लैनेट, अच्छी धरती बना सकता है. उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि विज्ञान और फेथ दोनों को साथ में इंसान के भलाई के लिए कोएग्जिस्ट यानी साथ में रहना पड़ेगा. साइंस प्रोवाइड्स फोकस. Focus helps us solve questions, discover the truth, and conceive inventions. Faith provides perspective. Perspective helps us see how our creations and discoveries go on to impact a combination vital for the success of societies. Science accelerates progress and faith curbs it within reasonable limitations. If the two function true to their roles, they will work together for the betterment of humanity. विज्ञान फोकस यानी ध्यान प्रोवाइड करता है. ध्यान से हम प्रश्नों के उत्तर निकाल पाते हैं, सच को ढूंढ पाते हैं और इन्वेंशन यानी नई नई इन्वेंशन कर पाते हैं. फेथ हमको पर्सपेक्टिव देता है. पर्सपेक्टिव मीन्स व्यू, पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग. फेथ हमको पर्सपेक्टिव देता है जो हमें हमारे क्रिएशंस और डिस्कवरीज को ढूंढने में मदद करता है, जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है सोसाइटी के सक्सेस के लिए. साइंस एक्सेलरेट करता है प्रोग्रेस को यानी बढ़ना, और फेथ कर्ब्स इट, उसे रोकता है रीजनेबल लिमिटेशंस तक. अगर दोनों अपने ट्रू रोल यानी सच्चे रोल्स पे फंक्शन करे तो वो इंसानियत के अच्छे के लिए काम करेंगे. Dr. Kalam's own life was nourished by multiple faiths. His father, a boatman, also served as an imam at their local mosque, and his two best friends were from two different religions. One was a Hindu and the other was a Christian. Pakshi Lakshmana Shastrigal was the head priest of the famous Rameshwara temple and a Vedic scholar, and the Reverend Father Bodal had built the first church on Rameshwara island. Dr. Kalam recalled how all three of them, in the unique attire of their religion, used to sit and discuss the community's problems and find solutions. Throughout the nation and the world, the need to have a frank dialogue among cultures, religions and civilizations is felt now more than ever. उनके पापा एक बोटमैन थे जो एक पास के मस्जिद में इमाम भी थे. उनके दो जो सबसे प्रिय मित्र थे वो दो अलग धर्मों से थे, एक हिंदू था और दूसरा क्रिश्चियन. पाक्षी लक्ष्मण शास्त्रीगल वो वहाँ के रामेश्वरा मंदिर के सबसे हेड प्रीस्ट थे, पुजारी थे, और एक वैदिक स्कॉलर भी थे, इन्हें पढ़े लिखे थे वेदों में. और जो रेवरेंड फादर बोडल थे उन्होंने पहला चर्च बनाया था रामेश्वरा आइलैंड पे. डॉक्टर कलाम ये याद करते हैं कि वो तीनों यानी उनके अपने अपने धर्मों के कपड़ों में बैठते थे और कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स ढूंढते थे और उनका सल्यूशन निकालते थे. देश भर में और दुनिया भर में एक नीड है फ्रैंक डायलॉग करने की, यानी शांति से बात करने की, अलग अलग धर्मों में, कल्चर्स में. और when asked where he got his humility from, Dr. Kalam would always attribute it to his father. In him, he saw how simplicity and divinity could go together. Even though his father was a boatman and Dr. Kalam went on to become the President of India, they shared the same values in life. Both believed that if one leads a spiritual life, then that spirituality can lift them out of any kind of confusion, misery or failure. उनसे जब पूछा कि उन्हें वो ह्यूमिलिटी कहाँ से मिली,
यानी उनकी उदारता, तो वो हमेशा अपने पापा को इसका संतोष देते थे। उनमें वो सिंप्लिसिटी, वो देखते थे कि सिंप्लिसिटी डिविनिटी साथ में जा सकती है। हालांकि उनके पापा बोटमैन थे और डॉक्टर कलाम भारत के प्रेसिडेंट बने थे, वो सेम वैल्यू ज़िंदगी में शेयर करते थे। दोनों ये विश्वास करते थे कि अगर एक स्पिरिचुअल लाइफ अगर कोई लीड करता है तो स्पिरिचुअलिटी उन्हें कोई भी कन्फ्यूजन, मिजरी या फेलियर से लिफ्ट कर सकती है। Part 2. In the 1960, when Dr. Kalam joined ISRO, it was just a fledgling organization. His now fledgling का meaning क्या है? New and inexperienced. His interactions with the great scientist Professor Vikram Sarabhai and the Reverend Peter Barnard Pereira shaped his thoughts on religion. It was here that he learnt about the true meaning of religious service. Professor Sarabhai and his team had selected a site in Thumba, Kerala to set up their space research facility. It was an ideal site due to its proximity to the magnetic equator. But there was a major roadblock in getting possession of the site, as it was the fishing grounds of Thumba's fishermen. Moreover, it had an old church of Saint Mary Magdalene, a bishop's house and a school which was under the administration of the church. Government officials predicted that it would be impossible to relocate so many people from the site and destroy religious institutions for the sake of a space research center. 1960 में डॉक्टर कलाम ने जब इसरो ज्वाइन किया तो ये बहुत ही फ्लेजलिंग ऑर्गेनाइजेशन था, यानी बहुत ही नया और बिना किसी अनुभव के। उनके इंटरैक्शंस प्रोफेसर विक्रम साराभाई और रेवरेंड पीटर बार्नार्ड परेरा के साथ उन्होंने उनके विचारों को आकार दिया मज़हब पे। ये यहाँ पे था कि उन्होंने सच्ची धर्म की सेवा का मीनिंग समझा, यानी मतलब समझा। प्रोफेसर साराभाई और उनकी टीम ने एक थुम्बा केरला में एक जगह डिसाइड की जहाँ वो उनकी स्पेस रिसर्च फैसिलिटी बनाने वाले थे। ये एक बहुत अच्छी साइट थी क्योंकि उसकी प्रॉक्सिमिटी है, वो बहुत पास था मैग्नेटिक इक्वेटर के। इक्वेटर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पर वहाँ पे बहुत बड़ा रोड ब्लॉक था इसका पोजीशन, यानी ये जगह पाना, हासिल करना, क्योंकि ये फ़िशिंग ग्राउंड्स थुम्बा के फ़िशरमैनों के लिए, यानी यहाँ पे बहुत ही फ़िशरमैन फ़िशिंग करते थे। और वहाँ पे एक पुराना चर्च भी था, सेंट मैरी मैगडलीन का, एक बिशप का घर था और एक स्कूल थी जो चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन में आता था। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये कहा कि ये इम्पॉसिबल होगा इतने सारे लोगों को यहाँ से लेके जाना और ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को हटाना एक स्पेस रिसर्च सेंटर के लिए। But upon Dr. Sarabhai's persistence, it was suggested that they approach the only person who could help them in this situation, Father Pereira, the then bishop of the region. पर डॉक्टर साराभाई के परसिस्टेंस के कारण ये सजेस्ट किया कि वो उसी इंसान के पास जाए जो उनकी हेल्प कर सकते थे, फादर पेरेरा, जो उस एरिया के बिशप थे। Dr. Sarabhai or Dr. Kalam approached Father Pereira on a Saturday evening. The Reverend said, "Oh Vikram, you are asking me for my children's abode, for my abode or for God's abode. How is it possible?" Father Pereira then invited the party to visit the church on a Sunday morning. Dr. Sarabhai, his team, and the forever inquisitive disciple Dr. Kalam took up the offer. डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कलाम फादर पेरेरा के पास गए एक सैटरडे की शाम को। रेवरेंड ने कहा, विक्रम, तुम मुझे मेरे बच्चों के घर के लिए पूछ रहे हो, मेरे घर के लिए और भगवान के घर के लिए, ये कैसे संभव होगा? फादर पेरेरा ने फिर इनवाइट किया उन दोनों को कि वो चर्च जाकर देखे एक संडे मॉर्निंग को। डॉक्टर साराभाई, उनकी पूरी टीम और जो हमेशा इंक्विजिट उनके जो डिसाइपल थे, यानी शिष्य थे डॉक्टर कलाम, उन्होंने ये ऑफर ले लिया। At church the next Sunday, the Reverend invited Dr. Sarabhai up to the dais after the prayer service. Turning to everyone present, he said, "Dear children, here is a scientist, Dr. Vikram Sarabhai. What does science do for us? We benefit from the devices that science has developed to light up our homes. I am able to talk to you using the mic thanks to technological advancement.
Medical science allows doctors to diagnose and treat patients. Science and technology enhance the overall comfort and quality of human life. And what do I do as a preacher? I pray for you, for your well-being and for your peace. In short, Vikram and I are doing the same job. Both science and spirituality seek the Almighty's blessing for the prosperity of human beings. अगले दिन संडे को चर्च में रेवरेंड ने डॉक्टर साराभाई को ऊपर बुलाया स्टेज के प्रेयर सर्विस के बाद। सबको कहते हुए उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, यहाँ एक साइंटिस्ट है डॉक्टर विक्रम साराभाई। विज्ञान हमारे लिए क्या करता है? हम जो विज्ञान से द्वारा जो डिवाइसेस बनते हैं उनसे हमारे घरों में रोशनी आती है। मैं तुमसे बात कर सकता हूँ इस मिक मीन्स माइक्रोफोन या माइक, इस माइक के थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण। मेडिकल साइंस डॉक्टरों की मदद करता है ताकि वो बीमारियों को डायग्नोस कर सके और मरीज़ों की सेवा कर सके। साइंस और टेक्नोलॉजी ओवरऑल कंफर्ट और क्वालिटी ह्यूमन लाइफ की बढ़ाते हैं। और मैं क्या करता हूँ एज अ प्रीचर यानी पुजारी, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे भले के लिए और तुम्हारी शांति के लिए। विक्रम और मैं सेम ही काम कर रहे हैं और विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी सेम ही भगवान के ब्लेसिंग्स से काम करते हैं इंसानियत के अच्छे के लिए। Dear children, Dr. Vikram says that within a year he wants to build scientific facilities near the sea coast, replacing all the settlements that now stand there. Now, can you give up your abode? Can I give up my abode? Can we give up God's abode for such a great scientific mission? Dr. Kalam recalled how he witnessed a pin drop silence for a long moment. Then everyone got up and the whole church reverberated with the deafening noise of a collected amen. And so the work on the research center was soon underway, but not without alternate accommodation being offered to the affected fishermen, the church and the Reverend Pereira. प्यारे बच्चों, डॉक्टर विक्रम कहते हैं कि 1 साल के अंदर उन्हें साइंटिफिक फैसिलिटीज़ बनानी है समुद्र के तट पर और सारे घरों को रिप्लेस करना है जो अभी वहाँ खड़े हैं। अभी क्या आप अपना घर छोड़ सकते हैं? क्या मैं अपना घर छोड़ सकता हूँ? क्या हम भगवान का घर छोड़ सकते हैं? अबोर्ड यानी घर। इतने महान वैज्ञानिक मिशन के लिए, कार्य के लिए डॉक्टर कलाम रिकॉल याद करते हैं कि हाँ, कैसे उन्होंने देखा एक पिन ड्रॉप साइलेंस यानी शांति हो गई बहुत टाइम के लिए। फिर सब खड़े हुए और पूरे चर्च ने रेवरबरेट मीन्स इकोड लाउडली, यानी साथ में उन्होंने कहा विद डेफनिंग नॉइज ऑफ अ कलेक्टिव एमेन। और ऐसे ही रिसर्च सेंटर का काम जल्दी से शुरू हो गया, पर बिना ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के नहीं, यानी दूसरा घर दिया था जो अफेक्टेड फिशरमैन थे, चर्च था और रेवरेंड परेरा को। Part 3. A few years later, in the early 1980s, Professor Satish Dhawan, the director of ISRO, under whom Dr. Kalam had made his first unsuccessful launch in 1970 and then a successful one in 1980, had provided him with more soul-shaping wisdom. कुछ सालों बाद अर्ली 1980s में प्रोफेसर सतीश धवन जो इसरो के डायरेक्टर थे, जिनके अंडर डॉक्टर कलाम ने सबसे पहली नाकामयाब लॉन्च किया था यानी रॉकेट का 1970 में, और फिर एक सक्सेसफुल यानी कामयाब किया था 1980 में, उन्हें थोड़ा सा सोल शेपिंग यानी आत्मा को आकार देने वाला ज्ञान दिया था। One day in 2012, we were discussing the number of PhDs Dr. Kalam had received. He said to me, Srijan, Professor Dhawan had so many master's degrees, all from the best institutions, no less. So I asked him how one can be so academically accomplished. He responded saying that academic brilliance is no different from the brilliance of a mirror, which can be diminished by a coating of dust. Only when the dust is removed does the mirror shine and the reflection becomes clear. We can remove the impurities obscuring our souls by living pure and ethical lives and by serving humanity. एक बार 2012 में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर कलाम को कितनी PhD मिली हुई है। उन्होंने मुझसे कहा, सृजन, प्रोफेसर धवन के पास इतनी सारी मास्टर की डिग्रियां हैं और सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस से,
कम से कम मैंने उनसे ये पूछा कि कोई इतना अकेडमिकली यानी पढ़ाई में इतना पहुंचा हुआ कैसे हो सकता है। उन्होंने ये कहा एकेडमिक ब्रिलियंस है वो एक मिरर यानी आईने के ब्रिलियंस से कुछ अलग नहीं है, जो सिर्फ एक कोटिंग यानी एक अगर मिट्टी या डस्ट की कोटिंग लेयर उस पर लग जाए तो वो कम हो जाती है। जब डस्ट हटती है तभी मिरर चमकता है और रिफ्लेक्शन साफ दिखाई देती है। हम ऐसे ही इम्प्योरिटीज़ वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज़ obscuring our souls by living pure and ethical lives and by serving humanity. Obscuring means making unclear. And then God will shine through us. These words took me back to my meeting with Dr. Kalam after my graduation from IIMA in 2009. At the time, he had advised me to use my degree and gold medal to transform the society I lived in. Back in the present moment, it suddenly struck me that Dr. Kalam's advice had, in fact, directly resonated with Professor Dhawan's beliefs. The more I lived and worked with Dr. Kalam, the more I realized that through his words of wisdom, I was getting to learn from countless great minds. ये शब्दों ने मुझे मेरे डॉक्टर कलाम की मीटिंग के पास ले गए, जो मेरा ग्रेजुएशन के बाद थी, जहाँ IIMA से 2009 में। वो टाइम पे उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपने डिग्री का यूज़ और गोल्ड मेडल का यूज़ सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करूँ जिसमें मैं रहता था। अभी के टाइम में मुझे एक अचानक से याद आया कि डॉक्टर कलाम की एडवाइस कि वो डायरेक्टली रेजोनेटेड मीन्स इकोड रिसाउंडेड। वो प्रोफेसर धवन के बिलीफ से, उनके विश्वासों से और डॉक्टर कलाम की एडवाइस रेजोनेट कर रही थी यानी मिल रही थी। जितना ज़्यादा मैं जीता था और काम करता था डॉक्टर कलाम के साथ, उतना ही मुझे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि उनके शब्दों से कि मैं नई नई चीज़ें सीख रहा था और बहुत महान दिमागों से। डॉक्टर कलाम was invited to the 102nd birthday celebrations of His Holiness Dr. Shri Shivakumara Mahaswami Ji in the Tumkur district of Karnataka. Mahaswami Ji is a remarkable person who has dedicated his life to the service of humanity. His greatest contribution is the establishment of a free residential education system for more than 9,000 children in the ashram. The most astonishing aspect of the entire event of his birthday was that the 102-year-old Swami Ji stood on his feet without any support. He looked as steady and alert as any other youngster present there. This display of inner strength touched Dr. Kalam deeply. डॉक्टर कलाम को 102वें जन्मदिन पे बुलाया था डॉक्टर श्री शिव कुमार महास्वामी जी के, जो तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में रहते थे। वो बहुत ही रिमार्केबल आदमी थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की सेवा में डेडिकेट कर दी थी। उनका सबसे बड़ा योगदान एस्टैब्लिशमेंट में ये था कि वो फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम बनाया था, यानी बिना पैसे के रहने की व्यवस्था की थी पढ़ाई के लिए 9,000 से ऊपर बच्चों की उनके आश्रम में। सबसे अद्भुत एस्पेक्ट ये था उनके बर्थडे का कि 102 साल के स्वामी जी उनके पैरों पर खड़े थे बिना किसी की मदद के। वो ऐसे ही वो बहुत ही स्थिर थे और अलर्ट थे, जैसे कि कोई दूसरा नौजवान वहाँ पे था। इस आत्मा शक्ति ने डॉक्टर कलाम को काफ़ी टच किया। A couple of days later, we were discussing this unusual birthday party. I said to him, "Sir, do you know only 4 out of 1 lakh people across the age of 100?" I had googled the subject beforehand. He replied, "But how many of these 4 would be able to stand tall for half an hour, give me a wise discourse, and then go on to feed thousands of children?" Of course, nobody could know the exact answer to his question, but the question itself led to many other relevant queries. I wonder what powers Mahaswamiji possesses that keep him so strong at such an advanced age. Maybe it's a balanced diet and a healthy lifestyle, or perhaps it's genetics, I asked. कुछ दिन बाद हम इस बहुत अजीब सी बर्थडे पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, सर क्या आप जानते हैं
1 लाख में से सिर्फ 4 लोग 100 की उम्र क्रॉस करते हैं। मैंने इस सब्जेक्ट को पहले ही गूगल ने जांच की थी पहले ही। उन्होंने कहा, पर इन 4 में से ऐसा कौन है जो सीधा ऊंचा खड़ा रह सकता है आधे घंटे के लिए? गिव अ वाइज डिस्कोर्स मीन्स अ फॉर्मल टॉक इंक्लूडिंग अ डिबेट, और फिर जाकर हज़ारों बच्चों को खाना खिला सकता है? ऑफ कोर्स कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं जान सकता था इस क्वेश्चन का आंसर, बट जो प्रश्न था वो खुद ही इतने सारे रेलेवेंट यानी उससे रिलेटेड क्वेरीज यानी प्रश्नों को लीड करता था। मैं सोचता हूँ कि कौन सी ऐसी शक्तियाँ महास्वामी जी के पास है जो उन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है इतने ऊंचे बड़े एज में भी, उम्र में भी। शायद ये बैलेंस डाइट है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, या शायद जेनेटिक्स, मैंने पूछा। डॉक्टर कलाम सैट कॉन्टेम्पलेटिंग डीपली, वो गहरी सोच में गए। He collected the tenet of goodness of action from Pramukh Swamiji, then perhaps swimming in silence to the shores of Mahapragyaji, he gathered the sands of conscience to be our guide, our best friend. Deeper down in the space-time of memory, he must have heard Professor Brahma Prakash's words about the need of living a pure and ethical life, and Father Pereira's and Dr. Sarabhai's lesson of selflessness in the service. Eventually, his thoughts would have settled on Swami Sivananda of Rishikesh, in whom he saw great tranquility, and finally, they must have come full circle with the memory of the life of simplicity of his father, who always espoused the value of giving back. उन्होंने याद किया जो टेनेट था, टेनेट मीन्स, टेनेट यहाँ पे कहाँ है? अच्छा, अ प्रिंसिपल और बिलीफ यानी सोच, अच्छाई की सोच और एक्शन जो प्रमुख स्वामी जी का था। ये शायद यानी शांति में तैरते हुए जाना। महाप्रज्ञा जी के तटों पर उन्होंने ये सैंड्स, ये मिट्टी इकट्ठा की, कंसाइंस की, हमारा गाइड, हमारे सबसे अच्छे दोस्त बनने के लिए। डीपर डाउन यानी स्पेस टाइम मेमोरी में उन्होंने ये सुना होगा प्रोफेसर ब्रह्मा प्रकाश के शब्द कि अच्छी, प्योर और एथिकल लाइफ जीने का महत्व, और फादर पेरेरा और डॉक्टर साराभाई के जो लेसन थे सेल्फलेसनेस के, उनके सर्विस में। आखिर में उनके जो थॉट्स थे वो स्वामी शिवानंदा जो ऋषिकेश के थे उनमें सेटल हो जाते थे। इन whom he saw great tranquility मीन्स पीस, कामनेस, बहुत ही शांति पाते थे। और आखिरकार वो पूरा सर्कल ज़िंदगी के मेमोरी के साथ, उनके पापा की सिंप्लिसिटी के साथ, जो हमेशा एस्पाउस्ड मीन्स गेव सपोर्ट टू, जो हमेशा उनकी मदद करते थे, सपोर्ट देते थे वापस देने में। At long last he spoke, it is the very spirit of what can I give. He elaborated, Mahaswamiji lives with the beliefs and ethos of our mission. He gives and gives education to famished minds, food to famished bodies. In giving so much he becomes strong. आखिरकार उन्होंने कहा, ये वही स्पिरिट है कि मैं क्या दे सकता हूँ। उन्होंने आगे कहा, महास्वामी जी इन बिलीव्स, इस विश्वास, इन सोच के साथ रहते हैं, और ईथॉस मीन्स कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ अ कल्चर और ईरा, इसके साथ रहते हैं हमारे मिशन की। वो देते हैं और देते हैं। एजुकेशन, शिक्षा टू फैमिश्ड माइंड्स, फूड यानी खाना फैमिश्ड बॉडीज़ को, और इतना देने में वो शक्तिशाली बनते हैं। His munificence fuels his strength. That is what keeps him standing tall and active in life. Munificence means generosity. The essence of a happy life and a peaceful society lies in one sentence, what can I give? एक हंसी खुशी की ज़िंदगी और एक शांत भरी सोसाइटी की का जो एसेंस है, यानी उसकी आत्मा जो है, वो एक शब्द में रहती है, मैं क्या दे सकता हूँ। टर्निंग टू मी ही आस्क्ड, व्हाट इज़ द रिवर्स ऑफ व्हाट कैन आई गिव? मेरी तरफ पलटते हुए उन्होंने पूछा, मैं क्या दे सकता हूँ, इसका उल्टा क्या है? Circumspectly I replied, what can I take? Circumspectly means cautiously. ध्यान से मैंने उत्तर दिया, मैं क्या ले सकता हूँ?
Yes, he said, and that is the thought which is responsible for all the wrong we see around us. We think that we can take from the environment and destroy it indiscriminately. We think of what we can take from other humans, leading us to corruption and inequity. This attitude of taking and taking even destroys families. To keep this planet livable and the human race thriving, we have to replace this attitude of what can I take with the goodness of what can I give. हाँ, उन्होंने